देश में सरकारें बदली, सेनाध्यक्ष बदले, लेकिन नहीं बदली तो पाकिस्तान की फितरत या सीमा पर होने वाली हरकत। क्या यूपीए, क्या एनडीए, न सीमा पर जवानों की शहादत का सिलसिला थमा, न ही पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लग रही है। सितंबर का सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में नाकाम लग रहा है। इसका ताजा सबूत है कश्मीर में 2 भारतीय जवानों के साथ हुई बर्बरता। देश एक बार फिर कड़े एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन सियासत के अपने तकाजे हैं, सो बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक ओर पाकिस्तान की बर्बरता के शिकार हुए शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ पूरे देश में गुस्से का उबाल है। सोमवार सुबह कश्मीर के मेंढर में 2 भारतीय जवानों को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने मारा और घिनौनी बर्बरता दिखाते हुए शरीर से सर अलग कर दिया। भारतीय सेना ने इस कायरता की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है, लेकिन शहीदों के घर वाले अब सख्त संदेश के आगे एक्शन मांग रहे हैं। मेरे पापा शहीद हो चुके हैं देश करके। मेरे पापा देश के शहीद है, मैंने उन्हें पे बहुत मान हमके बदलना चाहिए सर, कुछ ना चाहिए। हमारा पापा 1 सिर गया है तो हम 50 सिर लेंगे। सरकार कह रही है कि सैनिकों की शहादत जाया नहीं जाएगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि क्या ठोस एक्शन होगा। मंगलवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। कड़े एक्शन का वादा किया गया है। देश के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। सेना की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इसका प्रभावी और उचित उत्तर दिया जाएगा। ऐसे समय में देश जो है इस शहीद परिवार के साथ में है और जो संभव जो चीज है वो हमारा अरेंजमेंट जो भी करना है बीएसएफ और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं। पहले सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला, फिर पुलवामा में आर्मी कैंप पर अटैक और अब भारतीय जवानों के साथ ये शर्मनाक बर्बरता। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष को मौका दिखा है। Continuous attack in the military installations. It put a question mark about the security. पिछले 35 महीनों में लगभग 199 के करीब हमारे जवान मारे गए हैं। एनडीए में कितने शहीद और यूपीए में कितने शहीद की गिनती नेताओं ने शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय सेना के वीर और शहीदों के घरवाले इस राजनीति से परेशान हैं। भारत की जनता इस वक्त कड़ा एक्शन चाहती है, न कि राजनीतिक बयानबाजी। सवाल है कि ये कड़ा एक्शन है क्या और भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। अब हद हो गई है। कितने दिन ऐसे इंतजार करेंगे? वो हमारे जवानों के सर काटेंगे, उनके शरीर के साथ भी खिलवाड़ करेंगे और इस गुस्ताखी के बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? शहीदों को श्रद्धांजलि, दुश्मन की कड़ी निंदा, आतंकवादी हरकतों पर गहरी चिंता, पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाने की चेतावनी, ये सब कब तक काम करेगा? सवाल है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। अब हम आपको आवाज अड्डा पर आज की बड़ी बहस में शामिल पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमोडोर जी.जे. सिंह, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार साहनी से भी हम चर्चा करेंगे, जो 2016 में ही रिटायर हुए हैं। पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू हमारे साथ हैं, जो रणनीति पर चर्चा करेंगे, डिप्लोमेसी पर भी चर्चा करेंगे। इनके अलावा आज की बहस में हमारे साथ हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ पत्रकार शिवकांत शर्मा, और पाकिस्तान के कराची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी। शाहजेब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन उससे पहले ट्विटर पर हमारी जो आज की बहस है उस पर एक सवाल जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे दर्शक भी हिस्सा ले सकते हैं। यहां हम पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे पा रही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हां के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। शाहजेब जिलानी, मुझे शुरू आपसे इसलिए करना है कि जब से ये सरकार बनी है भारत में, जो नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की,
पहले दिन उन्होंने ऐसी कोशिश की, ऐसे इशारे किए और ऐसा करके दिखाया कि वो पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का, भरोसे का रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन तब से उन्होंने जो किया है और जो सीमा पे हो रहा है, उनमें आपस में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन या तालमेल नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ या उनके साथ की जिस सरकार से बात कर रहा है वो गलत निशाना है? पाकिस्तान में जिनसे बात होनी चाहिए वो कोई और है। मेरा ख्याल है आलोक जी, आप भी जानते हैं और आपके बाकी पैनलिस्ट भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कोर है पावर का वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, उसका जो सेंटर है वो GHQ में होता है। खास करके जब ये हम भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं या अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोदी सरकार को ऐसे नहीं देखा जाता जैसे आपने कहा। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन ये है कि मोदी सरकार ने पहले तो आने के बाद काफी समय जाया किया, उस वक्त नवाज शरीफ तैयार थे, काफी डेस्परेट भी थे, और फिर डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है यहाँ की वो उसने ओवरटेक कर लिया। नवाज शरीफ यहाँ पे काफी कमजोर होते चले गए जब यहाँ पे इमरान खान के धरने लगे, और आज भी अगर आप देखें तो नवाज शरीफ काफी एक कमजोर पोजीशन में है। जो भी हमारे विपक्ष के मेन लीडर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक आया है पनामा केस पे, उसके बाद से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक काफी कमजोर स्थिति में है। उसके बाद आर्मी के साथ भी हमने पिछले एक हफ्ते के देखा है कि एक टेंशन नजर आ रही है। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक डॉन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छाया हुई थी अक्टूबर में, उस पर आर्मी एक काफी स्ट्रांग एक्शन चाहती थी। कुछ एक्शन लिया भी है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन आर्मी उससे सेटिस्फाई नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एक्शन को। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। उस बीच में कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ये एक्शन होना, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि जी हमने ये नहीं किया है और हम नहीं करना चाहते। DGMOs की भी आपस में बात हुई है। तो यहाँ पे फिलहाल इतना कोई मूड नहीं है कि कोई नया झगड़ा शुरू किया जाए, कोई नई लड़ाई शुरू किया जाए कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जी, शाहजेब का कहना है कि ये नवाज शरीफ से बात करना शायद किसी काम नहीं आएगा। तो एक और सप्लीमेंट्री सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, छोटे में जवाब दें। कोई ऐसी ताकत है पाकिस्तान में जिससे बात करके कुछ हो सकता है, या आपको लगता है कि सारे मसलों का हल बॉर्डर पे ही होना है? नहीं, बॉर्डर्स पे तो नहीं होना, क्योंकि ये तो हमने देख लिया है। मतलब आई थिंक इंडिया में भी एक रियलाइजेशन है कि यूज ऑफ फोर्स जो है वो उसकी भी एक लिमिटेड यूटिलिटी है, और पाकिस्तान में भी ये क्लियर है कि कश्मीर में कभी आप उड़ी कर लेंगे, कभी आप पठानकोट कर लेंगे, लेकिन दुनिया भर में आप जो है ह्यूमिलिएशन आपकी होगी, उंगलियां आप पे उठेंगी। तो दोनों को एक ये लिमिटेशन का पता है। आई थिंक सिचुएशन ये है कि जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक स्ट्रांग पोजीशन में थे और वो चाह रहे थे कि मामले आगे बढ़े, उस वक्त नहीं बढ़ पाए, और मेरा ये बिलीफ है कि वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकल गई। अब जो है वो ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट कटिंग हिज लॉसेस। उनके जहन पे अगला इलेक्शन है अगले साल का, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले महीनों में दोनों तरफ से कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। आई थिंक ये क्वाइट डिप्लोमेसी चलती रहेगी। आपको पता है कि एक जिंदल साहब हैं, टाइकून है, इंडियन बिजनेसमैन है, वो कुछ दिनों पहले यहाँ आए थे, एक प्राइवेट मीटिंग उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर से। तो ये चाय मगोइया हो रही थी कि शायद फिर वो एक क्वाइट डिप्लोमेसी, एक ट्रैक 2 की बात चल रही है, लेकिन उससे यहाँ मीडिया में अच्छे तरीके से नहीं देखा गया। और जाहिर है कि आर्मी तो हमेशा सस्पिशियस होती है इस किस्म के कॉन्टैक्ट के बारे में। जी, यहां मैं जोड़ूंगा रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार साहनी साहब को। साहनी साहब, क्योंकि आप अभी हाल में रिटायर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप फौज के जो हाल के मसले हैं उनसे परिचित नहीं हैं, और जिस तरह का पाकिस्तान का हाल आपने अभी सुना, शाहजेब जिलानी बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, इसलिए हमने उनको यहां बुलाया कि वो वहां के अंदर का हाल बताते हैं। उसके बाद हम किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करें, क्योंकि जो हाल दिख रहा है उसमें चिंताजनक होती जा रही है स्थिति रोज बरोज। ऐसा नहीं है कि कोई सुधार दिखा हो। पिछली सरकार के समय में कहा जाता था कि ये सरकार चुप रहती है, ये जवाब नहीं देते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 के 10 लाएंगे। आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन सामने है? दोनों नजर से देखें, डिप्लोमेसी से और कॉम्बैट के नजर से। अच्छा, थैंक यू आलोक जी। सबसे पहले नमस्कार आपको।
और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी सुना जो हमारे जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात, बट सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये हादसा हुआ बहुत ही शर्मनाक था. It is not acceptable, and as a soldier I think it hurts the heart when you see people dying for nothing. सबसे पहले तो ये चीज थी. बट खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल रिएक्शन नेशनल लीडरशिप का, एंड हमारे चीफ ने भी फिर इसी बात के ऊपर बहुत ही अहम तरीके से कहा है कि वी विल टेक एक्शन, एंड द टाइम एंड प्लेस नेचुरली हैज टू बी ऑफ आवर ओन चूजिंग टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन. बट जो आपने क्वेश्चन पूछा है और जो मुद्दा है वो बहुत जरूरी है कि जो इमीडिएट रिएक्शन है वो तो बात सही है कि आप जो फ्रेड इमोशंस हैं उसको एक तरह से आप काम करना चाहते हैं विद एन एक्शन बाय द आर्मी. बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली इट इज हाउ डू यू get beyond this point of ki one head for two heads for 10 heads. When do we stop this? Because this is not a war situation. This is not a way that interstate relations should function. He's correctly said कि talking to the political institutions जो अभी पाकिस्तान में है will not give any dividends. So is there a methodology by which you can talk to the military while the elected government is headed by Nawaz Sharif? It's a very difficult question. I don't think उसका कोई जवाब है. But I think what we can do is, and which is where we have to be conscious, today is an era of geoeconomics. If today geoeconomics is what is going to decide, हमारे को ये ख्याल में रखना पड़ेगा कि US and Chinese support will always be there because of the geographical requirements, the way the problem in Afghanistan is, the way Central Asia is, and I think way America and China view the complete situation in South Asia. So what is the methodology by which we can economically start making Pakistan feel the pinch? It will have to be a long-term strategy. मैंने कई programs में सुना है कि does India have a strategy? Of course, there is a strategy by which we are functioning, but it has to be dynamic. जैसे आपको बताया, अगर the elected institution has failed, तो whom should the government speak to in Pakistan? I think there will have to be, I think that is where I think the efforts made by the government to adhere to track 2 is a possibility to try and do a rapprochement of sorts so that there is some kind of sense in the complete madness that exists within the internecine fight जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर between the civil and the military. So I think geoeconomics is one area. Militarily, yes, we have to have options other than war, which we will, I'm sure, execute. There were plans. I was also fortunate to have served in the Military Operations Directorate when I was a little junior a few years back. So there has been, we are conscious of the problem, but I think getting a short-term solution is not what the answer is. We will have to look at this external dynamic in a long-term gain, seeing that we may or may not have the support of the superpowers, that is the only power that is USA, but साथ ही साथ हम ऐसे कार्रवाई शुरू करें कि बाकी nations को हम ले सकें, isolate करें. So on the diplomatic front, on the economic front, we need to be very, very cohesive and focused. And socially, I think in the social media, we need to sort of look at the valley and create conditions which will ensure that जो बाहर के जो external borders के ऊपर हो रहा है उसका हमारे अपने internal J&K की जो proxy war है उसको हम एक तरह से handle कर सकें. So I think जी सानी साहब दो बड़ी बातें आपने उठाई अपनी बात में, और इन पर मैं चलना चाहता हूं विवेक काटजू साहब के पास जो कि डिप्लोमेसी के रणनीति के एक्सपर्ट हैं. काटजू साहब, दो बातें कही सानी साहब ने कि एक तो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जो हम इको स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें. दूसरा उनका कहना है कि इस लड़ाई में अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ देते हैं, ये दिखता है. मैं कम से कम अमेरिका की तरफ से अब मैं एक दूसरी तरह का रुख देख रहा हूं, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये बात कही है बार बार, और हमें लगता है वो ऐसा करने भी जा रहे हैं, क्योंकि अब तक वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों के मसलों में बहुत ज्यादा पड़ने वाले नहीं हैं. तो पाकिस्तान के मसले पर चीन साफ साफ साथ देगा, इसमें तो कोई शक नहीं है. अमेरिका की तरफ से आपको लगता है कि उनका कोई रवैया होगा? और दूसरी बात, इकोनॉमिकली डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज की फितरत है कि भारत को वो दुश्मन समझता है, और उनका ये मानना है कि भारत परमानेंट दुश्मन है, कि कयामत तक भारत एक शत्रु देश रहेगा. अगर ये उस फौज का रवैया है, और जैसे हमारे पाकिस्तानी मित्र ने कहा, पाकिस्तान की फौज ही वहां की भारत नीति को तय करती है,
तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ ना आर्थिक बातें चलती हैं आगे और ना ही और किस्म की रणनीति चलती है। ये हकीकत है और इस हकीकत को हमारे विशेषज्ञ और हमारी जो हुकूमतें हैं वो समझ लें तो फिर हम अपनी जो नीतियां हैं पाकिस्तान के प्रति इस हकीकत की बुनियाद पे बनाएंगे। अभी तक जो भी नीति हम बनाते हैं वो इस लालसा में बनाते हैं कि पाकिस्तान की फितरत एक दिन बदल जाएगी। आज तक 70 साल हो गए, फितरत नहीं बदली। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का अगर कोई कष्ट करे तो उसमें यह साफ लिखा है कि पाकिस्तान की फौज भारत को इटर्नल थ्रेट समझती है, यानी इटर्नल एनिमी समझती है। अब ऐसे शत्रु के साथ एक ही रणनीति मेरा मानना है चलती है, वो है रेसिप्रोसिटी, उनकी कीमत बढ़ानी। अभी तक हमारा पोस्चर खाली डिफेंसिव रहा है। यहां तो दो हमारे वरिष्ठ सेना के अफसर मौजूद हैं, रिटायर्ड अफसर मौजूद हैं, वो शायद सहमत होंगे मुझसे कि कोई जंग डिफेंसिव मोड में नहीं जीती जाती। हमें जो पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी वॉर, लो इंटेंसिटी वॉर, टेररिज्म उन्होंने अपनाया है, उसका जवाब जब तक हम काउंटर प्रॉक्सी से नहीं करेंगे तब तक हम इस मसले पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब जो आजकल जो वाकया हो रहे हैं वो मेरा मानना है उसमें एक बात साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष सिग्नल दे रहे हैं भारत को और अपनी हुकूमत को कि अंत में अंतोगत्वा भारत पाकिस्तान के संबंध पाकिस्तान की सेना की इजाजत से आगे नहीं बढ़ सकते, कोई नई करवट नहीं ले सकते। अब आप देख लीजिए जिंदल साहब के मामले में जब उनके एक वो भारत के उद्योगपति हैं जो कि कहते हैं और जो नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, एक मामला उठा दिया गया, एक बहस हो गई पाकिस्तान में। कुलभूषण जाधव का मसला देखिए किस तरह उठाया गया और अब ये इन दो सैनिकों के साथ जो बर्बरता की गई, ये सब एक पैटर्न है और इसका मकसद यही है कि बाजवा साहब अपनी सेना को नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्लास है और भारत की सरकार को बता रहे हैं कि मैं आ गया हूं। कुछ लोग समझते थे कि मैं बाजवा साहब बहुत ही एक रैशनल किस्म के आदमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष हूं और मैं जो पाकिस्तान की सेना की परंपराएं हैं भारत के प्रति उनका पूरा पालन करूंगा। हमें ये बुनियादी बात समझनी है। जी काटजू साहब, कोमोडोर जीजे सिंह, आपने काटजू साहब की जो बात सुनी, इससे मुझे लगता है आप इसका जवाब दें या आप इसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप सबसे इक्विप्ड आदमी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस मिलिट्री से बातचीत नहीं हो सकती है, इसने एक पोजीशन ले रखी है और इसका जवाब डिफेंसिव भी नहीं हो सकता है। तो आप फौज में रह के इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि इसका डिफेंसिव जवाब हो सकता है, या अगर हमें काउंटर डिफेंसिव या प्रॉक्सी में जवाब देना है तो वो कैसे दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि काटजू साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हमें प्रोएक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के साथ एक सख्ती से, जिसे कहते हैं, डील करना पड़ेगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी जनता का जो आज गुस्सा है वो बिल्कुल जायज गुस्सा है, वो एक नेक गुस्सा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये गवर्नमेंट पावर में आई तो इसने काफी ऐसी बातें की कि हम बहुत सख्ती के साथ पाकिस्तान के साथ डील करेंगे, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक की बजाय 10 लेके आएंगे। अब जो हमारी जनता जनार्दन है वो चाहती है कि इस गवर्नमेंट को वो जो बात थी वो वॉक द टॉक करना चाहिए, मगर हम देख रहे हैं कि हम चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ वार्निंग्स देते हैं, कुछ निंदा करते हैं, कुछ रेगुलर बातें जो हमेशा हम टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, जो कि एक मीडिया की इवेंट बन जाती है, वो चलती है और उसके बाद वो चीज बिल्कुल नॉर्मल पहले की पहली तरह हो जाती है।
तो मैं समझता हूं कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है, अभी मौका आ चुका है, जिसे कहते हैं टू एवरीथिंग देयर इज ए सीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर द हेवन। हर चीज का समा होता है, बात करने का समा होता है, चुप रहने का समा होता है, लड़ाई का समा होता है, शांति का समा होता है। मेरा ये मानना है कि अभी जितनी हमारी ऑप्शंस टेबल के ऊपर थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। मेरा ये मानना है एज ए मिलिट्री मैन कि वॉर भी एक टूल होता है, वॉर भी एक ऑप्शन ऐसी होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ बहुत ही बातों की रेजोल्यूशन हो जाती है, जिसके साथ बहुत चीजें हल हो जाती हैं। पाकिस्तान हमें हमेशा प्रोवोक कर रहा है कि वो कोई डिप्लोमेसी के साथ डील नहीं करना चाहता, वो हमारे साथ कोई डायलॉग कॉम्प्रिहेंसिव जिसे कहते हैं डायलॉग उसकी बात से नहीं समझने वाला, क्योंकि उनका पावर सेंटर मिलिट्री है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ एक मिलिट्री वे के साथ डील करें। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये टाइम आ चुका है कि हम उनके साथ फुल स्केल उनको पहली बात उनको एक नोटिस में डाल दिया जाना चाहिए, 30 दिन का 15 दिन का जैसे हमारे मिलिट्री कमांडर समझते हैं। उसके बाद उसको सबक सिखाने का जो है वो चालू करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके साथ पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रभावशाली जिसे कहते हैं कि असर हो सकता है। पाकिस्तान को हमें ये बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते, हम सिर्फ वार्निंग नहीं देते, क्योंकि एक ऐसा इंटरनेशनली और हमारे देश के अंदर एक ऐसा मैसेज आ चुका है जो अभी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई हैं कि हम हर बात के ऊपर चिकन आउट हो जाते हैं। इंटरनेशनली भी हम चिकन आउट हो जाते हैं, उससे साथ बस थोड़ा बात करके चुप हो जाते हैं। तो ये जो मैसेज हम गलत भेज रहे हैं कि हम एक वीक नेशन है, जबकि हम ये अनाउंस करते हैं कि हम इस रीजन की एक सुपर पावर हैं, हम एक रीजनल पावर हैं। वो अभी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, वो हमें दिखाना पड़ेगा, अपनी वो स्पाइन दिखानी पड़ेगी। ये जो बातें मुंह की बातें हैं, हमको अपनी स्पाइन दिखानी पड़ेगी। अब मैं इससे पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा के पास चलूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा के पास जाना चाहता हूं। झा साहब, कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से फिर सवाल उठाने लगी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि स्थिति जहां पहुंची है, यहां तक पहुंचने में कुछ तो आपका भी हाथ है, क्योंकि कुछ समय पहले तक जो लोग आज सरकार में हैं वो आप पर उंगलियां उठाते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गई है कि आप उंगली उठाने लगे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि हो क्या सकता है? क्या आपके पास कोई जवाब है, कोई हल है इस स्थिति से निकलने का? देखिए, हकीकत तो यही है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो अश्लील व्यवहार रहा है या जो असभ्य जो उनके बर्ताव रहे हैं, उनकी जो हरकत रहे हैं, उसकी हम सबसे कड़ी निंदा करेंगे। हम समझते हैं कि बहुत ही घिनौनी और घटिया तरीके का उन्होंने हमला किया हमारे सैनिकों पर। अब बात यह है कि देखिए, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो काफी जटिल पेचीदा है और इसमें इस समस्या का समाधान अचानक एक दिन सुबह उठ के हमें मिलने वाला नहीं है। आपका प्रश्न मैं समझता हूं बहुत उचित है। ये बात सही है कि हमारे दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक एक बैगेज है। इसका सुलझन क्या होगा, इस पर मैं समझता हूं कि हर सरकार की अपनी नीति होती है, अपनी सोच होती है, लेकिन सरकार बदलने से वो नजरिया या वो कूटनीति अचानक अलग नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि देखिए, इस वक्त आपने एक बहुत ही सही प्रश्न पूछा था कि क्या पाकिस्तान अभी उसको अमेरिका का बहुत ही सहायता मिलेगा और इसीलिए भारत को जिस तरीके का भी हम सोच कर रहे हैं क्या उसको करने में हम सफल होंगे या नहीं। देखिए, इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके का एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है आजकल और हमेशा से शायद रहा भी है कि सब लोग अपनी विदेश नीति में अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारी गलती होगी यदि हम ये पाकिस्तान के हमले को सिर्फ पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखें। हम समझते हैं कि इसमें चाइना और पाकिस्तान के बीच जो नजदीकी रिश्ते हैं वो और भी मैं समझता हूं कि मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि तनाव भारत और चीन में भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, सब लोग जानते हैं, आपके पैनल पर बहुत विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, वो इस बात को शायद मेरे साथ शायद इत्तेफाक रखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान में बहुत ओवर इन्वेस्टेड है
और सिर्फ अफगानिस्तान को लेके नहीं, लगभग जब आप वहां पर $40 बिलियन का उनको सहायता आपने दिया है, जो लगभग 2,50,000 करोड़ का होता है, तो यदि हम ये उम्मीद करते हैं कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी रिश्ते होंगे, जो भी हमारे बीच में शायद कोई टकराव बढ़ेगा, तो कि अमेरिका वहां पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये हमारी गलतफहमी होगी। तो मैं समझता हूं इस वक्त हमारा यही एक सुझाव होगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ कि देखिए, आप यदि फ्लिप फ्लॉप करें, यू टर्न्स करें, तो इस तरीके से लोग समझेंगे कि आपके पास कोई नीति ही नहीं है। कुछ यू टर्न्स करना एक कमजोरी का एक प्रतीक होता है। मोदी जी अचानक पहुंच गए लाहौर, पठानकोट में आपने आईएसआई को बोला कि आप आके यहां इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये सब एक गलत संदेश भेजता है। तो एक तरफ आपने हमसे पूछा कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा सोच है कि आपको आक्रामक भी होना पड़ेगा, आपको अपने आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी क्या एक तरीके से खुफिया आपकी एजेंसीज किस तरीके से काम कर रही है, इस पर हमें जो हमारे जो कब्जे में, जो हमारे कंट्रोल में है, उस पर हम और बेहतर काम करें। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम एक चुनौती है। जहां तक विदेशी रिश्तों का बात है, आलोक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत के लिए आज भी मौका है कि आप पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव करें, एक आक्रामक कूटनीति आप अभी दिखाइए, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ओसामा बिन लादेन हो या हफीज सईद हो या ढेर सारे लोग हों, ये बात एक सच्चाई है, इसको पाकिस्तान नाकार नहीं सकता है। और यदि हम, लेकिन एक चिंताजनक, मैं आखिरी में इतना ही कहूंगा, इस बीच में आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट एर्डोगन टर्की के आते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर में एक तरीके से हम भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। निकी हेली वहां यूनाइटेड नेशंस में यूएस एम्बेसडर, वो कहती है कि अमेरिका आने के लिए तैयार है। क्या पाकिस्तान का प्रचार ज्यादा अच्छा हो रहा है या क्या हम कमजोर हो रहे हैं? हम समझते हैं कि मोदी जी की सरकार को इन अहम मुद्दों पर और गौर करनी चाहिए। इन सवालों के जवाब के लिए हम चलेंगे नरेंद्र तनेजा जी के पास, लेकिन उससे पहले शिवकांत शर्मा जी, आप जो सवाल जिस अंदाज में संजय झा उठा रहे हैं, जिस तरह का हल दिख रहा है इस समस्या का, आपको जैसे कमोडोर जीजे सिंह ने कहा कि एक तरह से पाकिस्तान को नोटिस पर रखा जाना चाहिए, या संजय झा कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। ये नीति बहुत समय से चल रही है, पहली बार ये बात नहीं सुनने को मिली है। बहुत बार कहा गया कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा और भारत को फायदा होगा। क्या अभी इसको करने का समय रह गया है, या नरेंद्र तनेजा के लिए या भारत की सरकार के लिए आपके पास कुछ और सवाल हैं जो आपको लगता है कि भारत की आम जनता पूछ रही है? देखिए, जहां तक अलग थलग करने की बात है, उसमें सबसे बड़ी अड़चन चीन है। जब तक चीन पाकिस्तान के साथ है, एक चीन सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब तक आप पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये रणनीति जारी रखनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आ रही है, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, नहीं उसे जो विषहीन क्या विनीत सरल हो। तो समस्या हमारी ये है कि गरल तो है भारत के पास, लेकिन उस गरल को आप सरलता से सामने रखते हैं, उस गरल की भयानकता को आप दिखा नहीं पाए हैं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की नीति अपनाई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक की नीति फिर जारी रखनी चाहिए थी। वो एक बार करके चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात यह है कि केवल सर्जिकल स्ट्राइक से भी काम नहीं चलने वाला। कुछ देर पहले बात हो रही थी, जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी, कि आर्थिक नाकेबंदी शायद एक हल हो सकता है, लेकिन अगर आर्थिक नाकेबंदी हल होता तो उत्तरी कोरिया का हल निकल गया होता, ईरान का हल निकल गया होता। पाकिस्तान जैसे बड़े देश को आप आर्थिक नाकेबंदी करके भी नहीं मना पाएंगे। समस्या अब ये रहती है कि जब तक आप अपनी सीमा पर दीवार बनाएं या वहां कुछ इस तरह के इक्विपमेंट लगाएं, जहां नाले हैं, जहां जगह हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, जब तक आप उसे नहीं रोक पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं कर पाएंगे। जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिस तरह का असंतोष है, छात्र असंतोष है, उसकी वजह कोई भी रही हो, चाहे पाकिस्तान उसकी वजह हो या न हो, लेकिन जब तक वो चल रहा है तब तक पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ भी है। और पाकिस्तान बार बार ये कहने में सफल हो जाता है कि देखिए हम क्या करें, अंदर असंतोष चल रहा है, ये लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो शत विक्षत जो 2 शब्द किए, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, इससे पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ है। मुझे लगता है ये गलती हो सकती है, या ये मुझे लगता है कोशिश हो सकती है कि इस तरह का काम किया जाए, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति आए हुए थे। चीन में भी ग्लोबल टाइम्स में मैंने एक लेख पढ़ा कल, जिसमें ये बात चल रही है कि चीन भी चाहेगा कि कश्मीर में किसी तरह का तनाव न बढ़े भारत और पाकिस्तान के बीच में, और चीन ये चाहेगा कि दोनों बातचीत शुरू करें ताकि उनका जो कॉरिडोर है उसका काम बंद न हो, उसमें कोई किसी तरह की अड़चन न आए। तो ये सारी तरह से जो बातें इकट्ठी हो रही थी, शायद सेना बाजवा साहब आए थे 2 दिन पहले सीमा पर, और वो आकर के ये कह गए कि हम कश्मीरियों के जो हक हैं उसके लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें हम कश्मीरियों के साथ हैं। तो एक तरह से भड़का के चले गए थे। तो हो सकता है ये कोशिश रही हो कि इस वक्त दबाव और बढ़ाया जाए और शायद बातचीत का कोई रास्ता निकल आए, बातचीत के बहाने कुछ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बातचीत भी इस वक्त पाकिस्तानी सेना का कोई लक्ष्य है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त ये जानती है कि भारत में कश्मीर में जो चल रहा है उस पर दबाव बनाए रखना चाहिए, और इस तरह के काम, इस तरह के हमले होते रहेंगे, और इसके लिए हमें सीमा पे चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी जो सेना है उसको मुस्तैद होना पड़ेगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जी शिवकांत जी, अब हम चलते हैं नरेंद्र तनेजा जी के पास। तनेजा जी, कुछ बातें आपने सुनी, वो आप सुन चुके हैं आपके आने से पहले, क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े। एक बात यह हुई कि भारत ने बहुत कोशिश की, जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी उन्होंने उस मोर्चे पर काफी कोशिश की कि पाकिस्तान को भरोसे में लिया जाए, उसके साथ संबंध सुधारे जाएं, किसी तरह की बातचीत की जाए। लेकिन शायद वो बातचीत जिससे हो रही थी वो सामने वाला पार्टनर ठीक नहीं था, नवाज शरीफ की पाकिस्तान पर वो पकड़ नहीं है जो वहां की फौज की है, और शायद फौज इस बात से खुश नहीं थी कि बातचीत नवाज शरीफ से हो रही है, या फौज इस बात से खुश नहीं थी कि बातचीत भारत से हो रही है। और आज के इस घटना में भी कहा यही जा रहा है कि यह फौज की तरफ से एक इशारा है भारत को, पाकिस्तान को, दोनों की सरकारों को, कि हम इन दोनों के रिश्ते सुधरने देना नहीं चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है कि रिश्ते सुधरें। और ऐसे में सरकार पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत की कोई पाकिस्तान नीति है तो वो कब अमल में आती दिखेगी। अब 3 साल होने जा रहे हैं इस सरकार को सत्ता संभाले। देखिए, जहां तक आपने ये कहा आलोक जी कि पाकिस्तान नीति, भारत की पाकिस्तानी नीति जो हमारी सरकार की या पुख्ता नीति है, उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान में सिंधी उनकी हुकूमत के साथ नहीं है, बलूची उनकी हुकूमत के साथ नहीं है, पश्तून उनकी हुकूमत के साथ नहीं है, फिर है कौन? ठीक है, वहां पे तो पाकिस्तान में आर्मी का हम लोग सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। और जहां तक आपने खुद बताया और पहले भी ये चर्चा हुई कि हमारी पूरी कोशिश थी, हम एक जिम्मेदार पावर हैं, जिम्मेदार कंट्री हैं, जिम्मेदार सिविलाइजेशन है, और हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से हमको पेश आना है। जो हरकत उन्होंने करी, मुझे बताइए आज के जमाने में 2017 में कोई सिविलाइज कंट्री दुनिया में है कहीं भी जो फौजियों के साथ वो करता है जो कल उन्होंने किया, शीश काट दिया। ये मतलब बारबेरिक जो शब्द है हल्का पड़ जाता है। ऐसी फौज को, ऐसी हुकूमत को जंगली कहना भी जंगल का अपमान है। तो आप अंदाज लगाइए, ये खाली मतलब मुझे इस बात की हैरत नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान ने, मुझे ये कि आज के 2017 में हमारे पड़ोस में, और वही मुल्क जिसके हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, एक जमाने में हम एक ही थे, वहां लोग ये सोच है, ताज्जुब होता है, कोई गिरता है लेकिन कितना गिरता है। और जहां तक पाकिस्तान की आपने बात करी, हमारी तरफ से डिप्लोमेसी जो करती है काम हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने करा है इसका जवाब तो दिया जाएगा, और पूरे ब्याज के साथ दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के वो सारे लोग जिनको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा सभ्य हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं, ये हम अपने तरीके से, और हमारी फौज उसका जवाब देगी। हमारी फौज को सरकार की तरफ से पूरी इजाजत है, जब इस तरह की हरकत पाकिस्तान करेगा उसका जवाब के लिए उन्हें दिल्ली फोन करने की, दिल्ली की इजाजत की जरूरत नहीं है। और आप थोड़ा इंतजार करिए, जो वो हरकत उन्होंने करी है, आज पूरे हर 126 करोड़ हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है, इस बात में खोल रहा है कि हमारे पड़ोस में ऐसा मुल्क रहता है जो बारबेरिक, जिसको कहना बारबेरिक शब्द भी अपमान हो जाएगा, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। मेरे ख्याल से इंसान का जो तारीख है, जो इतिहास है, उसमें इससे ज्यादा बारबेरिक मेरे ख्याल से आज तक कभी कोई कौम ना हुई है ना होगी।
लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम खाली गुस्सा कर लें? क्या उससे काम हो जाएगा? हमको पता है पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमको पता है कि वहां पे जो है क्या हालात हैं, हमको ये भी पता है कि वो एक तरह का ब्लैक होल है, हमको पता है वो ब्लैक होल है ना, सब हमको पता है, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ बात हुई कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दीजिए। अरे इकोनॉमिक सैंक्शन किस पे लगाइए? आप वहां की इकोनॉमी है क्या? 126 बिलियन डॉलर की छोटी सी इकोनॉमी है, 230 बिलियन डॉलर की। हमारी 3 कंपनियां, इंडियन ऑयल, ONGC और एक कंपनी और मिला लीजिए, उससे छोटी इकोनॉमी है क्या? क्या इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे? क्या किस चीज पर लगाएंगे? वो तो भूखा मुल्क है, इकोनॉमी वहां कुछ है नहीं। कभी अमेरिका से मांगता था, अब चीन के पीछे पड़ा हुआ है। पहले अमेरिका से पैसा ले लेके खा गया, चाइना के उस पे चल रहे। तो आप ये देखिए इकोनॉमिक सैंक्शन किस पे लगाए? इकोनॉमिक सैंक्शन उस पे लगाई जाती है जिसका कोई इकोनॉमिक वजूद होता है। किस पे लगाएंगे इकोनॉमिक सैंक्शन? उसका कोई वजूद ही नहीं है। और जहां तक बात रही ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल की बात करी, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा। ये हुआ कि भाई चाइना जो है उसने बहुत पैसा $40 बिलियन लगा दिया है। पहली बात तो उसने 40 बिलियन नहीं लगाया है, टोटल जो उनका प्रोजेक्ट है 46 बिलियन का है, जिसमें से अभी लगभग $12 बिलियन लगा है। वो भी बहुत बड़ा हिस्सा पोर्ट में लग रहा है, बलूचिस्तान में लग रहा है। तो वो हमको पता है उनकी क्या गेम खेल रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हमको अपने को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने, जो पहले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह के, उन्होंने जैसा बयान दिया, ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए। ये वक्त है, हम सबको एक आवाज में बोलना पड़ेगा। अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी भारत जैसा, हम जिस हिसाब से उभर के दुनिया में आ रहे हैं, उससे लेकर के चीन भी परेशान है और पाकिस्तान तो बहुत परेशान है ही है। और ऐसी हरकतें वो करेंगे। लेकिन अब हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारी कूटनीति के मुकाबले कोई हमने जो काम करा है वो बेमिसाल काम का है। हम ये नहीं कह रहे कि खाली हमने किया, पहले किसी ने कुछ नहीं किया। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। जो पहली सरकारों ने किया, हम ये नहीं कह रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी हो या संजय जा बैठे उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ना मैं उस इतिहास पे जा रहा हूं कि पूरी दिन किसके, मैं उस पर भी नहीं, मैं आज की बात कर। लेकिन आज ये जरूरी है हम सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान को और मजबूत बनाएं और अपनी फौजों का जो है उनका मोराल मजबूत करें। और जहां तक और चीजों की, जहां तक असले की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, बजट की जरूरत है, डिप्लोमेटिक स्किल्स, मशीनरी की, उसमें हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, कहीं टिकता नहीं है। लेकिन सिर्फ ये देखना, जैसे मैंने कहा, वो एक ब्लैक होल है। हमारा फोकस यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, हम गरीबी को यहां पर खत्म करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था, पाकिस्तान की तरफ कहते हुए, हमको चुनना है। हमारा दोनों का जो कॉमन एनिमी गरीबी है, गरीबी को आइए दूर करते हैं। लेकिन उनको वहां, पाकिस्तान तो 100 फैमिली है, 100 फैमिली पाकिस्तान को चलाती हैं, एक आर्मी है और पीछे अब चाइना भी उनके साथ मिल गया है। उनका तो मकसद दूसरा है। वहां पर नेशनल बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा, वहां नेशन डिस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भाई फौज अपनी हुकूमत, अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए वो ये हरकतें कर रही है जो कर रही है, जिससे उनकी रिलेवेंस पाकिस्तान में बनी रहे। लेकिन हमको क्या करना है? वो ब्लैक होल से बचते हुए हमको पहली बात तो ये, अगर वो ऐसी हरकत करेंगे हम उसका जवाब देंगे। वो जवाब यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये बात अभी जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेना है। और उससे पहले, क्योंकि शाहजेब जिलानी जाने वाले हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, तनेजा साहब ने पाकिस्तान पे कई टिप्पणियां की, आप भी अपनी बातचीत में उस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं कि पाकिस्तान एक ब्लैक होल है वहां। तो क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो गया है जिससे अब हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर की सिविल सोसाइटी कैसे काम कर रही है, और क्या वो फौज पर कोई दबाव बना रही है कि इस तरह के हालात कंट्रोल में हो सकें, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो सके जिसमें फौज का कोई काम न हो? देखिए, यहाँ की सिविल सोसाइटी का भी वही रोल है जो भारत की सिविल सोसाइटी का है कि वो अपने गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, सेंस की बात करें, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे उनकी बात ज्यादा कोई सुनी नहीं जाती है। लेकिन मैं जिस तरह की गुफ्तगू सुन रहा हूँ स्टूडियो में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जाहिर है कि गम और गुस्सा इस वक्त काफी है भारत में। पाकिस्तान में भी इस तरह का गम और गुस्सा मैं देखता हूँ। कश्मीर से जो रिपोर्ट्स आती हैं, वहां से जो वीडियोज आती हैं, लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक सिर्फ आपको मैं इंफॉर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बताऊं कि जब बाजवा साहब आए तो यहाँ पे काफी ऑप्टिमिज्म था कि वो जरा सा जो है सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आर्मी के अंदर भी उन्हें इतना ही प्रेशर का सामना है। मैं जिस तरह का प्रेशर मैं इस वक्त आपके स्टूडियो में देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब को पंप करने के लिए कि बस कुछ करके दिखाएं, इसी तरह का प्रेशर यहाँ के आर्मी चीफ पे रहा है पिछले 4-5 महीनों में कि आप बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं इंडिया पे, आप भी कुछ करके दिखाएं कि आप वैसे ही तगड़े हैं और आप मर्द बन के दिखाएं। तो अभी ये जो घटना हुई है, ये आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इसको ओपनली कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है कि हमारे
सोल्जर्स ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की है। बट फॉर आर्ग्यूमेंट से कि अगर ये हुआ है तो इससे बाजवा साहब एक थ्योरी ये है कि हो सकता है कि अपने रैंक एंड फाइल को जरा सा मजबूत कर रहे हो कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी है इंडिया के लिए ये वही हो। लेकिन ये हमेशा मर्की मामलात होते हैं जिसमें आप कोई भी कैटेगोरिकल फैसला नहीं सुना सकते कि ये किसने किया है और क्यों किया है। क्लियर बात यह है कि इसका फायदा किसी को नहीं होगा। आपको छोटी सी बात बताऊं कि मेरी मिसेज अभी पिछले हफ्ते दिल्ली और जयपुर से होकर वापस आई हैं एंड मेरी जब उससे बात हुई थी तो वो कहती कि मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना गिफ्ट दिए, इतना मजा आया कि मुझे तो मैं तो बार बार जाना चाहती हूँ। तो हमारे आम लोग जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता इस बात को कि उनमें कोई जंगी जुनून है, वो लड़ाई चाहते हैं, वो विरोध चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें उस सेंटिमेंट को भी थोड़ा सा कल्टिवेट करने की जरूरत है। जी शाहजेब, शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या इस मसले पर सियासत होनी चाहिए या पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, और एक साथ होने के बाद उसे क्या करना चाहिए। देखते रहिए आवाज अड्डा। क्या शहादत पर सियासत सही है? ये भी एक सवाल है जो इस घटना के साथ उठता है। आवाज अड्डा पर हम आज चर्चा कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर, और सवाल है कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे पा रही है। नरेंद्र तनेजा जी, शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि यहां बैठे कोई भी जो मेहमान हैं उनमें उनका कोई और मत होगा और आपका कोई और मत होगा। लेकिन शहादत पर सियासत तो सियासी पार्टियां ही करती हैं। आपको वो दिन याद करने चाहिए जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी विपक्ष में थी और तब की सरकार पे तरह तरह के इल्जाम लगते थे। ये कहा जाता था कि ये इनकी वजह से हो रहा है। आज अगर सामने वाली पार्टियां उस तरह की बातें करती हैं तो आप उन पर सियासत का आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए आलोक जी, जो हमने सीन देखे हैं, हमारा फौजी आप सीची के बिना शीश के डेड बॉडी वापस आ रही है। देखिए ठीक है, कोई सियासत करे और उसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद जी का जो वक्तव्य आया, मैं नहीं चाहता उसको मैं दोहराऊं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी हम वो करें, लेकिन हमको कम से कम ये तो देखना चाहिए वक्त क्या है। कम से कम ये तो देखें कि चिता तो ठंडी हो जाए, या कम से कम जो हमारे शहीद की जो बॉडी है वो देवरिया पहुंच तो जाए, उसका तो इंतजार कर लें। आप सियासत किसके लिए? मेरा सिर्फ ये कहना है किस तरह की, क्या हम पत्थर दिल हो गए? क्या सियासत ही बड़ी चीज हो गई? ये जाकर के हमारे फौजी जो अपनी जान दे रहे हैं, नहीं हो गए हैं पत्थर दिल नहीं, दिल दरअसल दहल उठे हैं लोगों के। लोग बेहद परेशान हो गए हैं और ये घटना पहली बार नहीं हो रही है। ये पिछले दिनों कई घटनाओं की सीक्वेंस है। एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक इंतजार किया जाएगा। नहीं, जैसा मैंने कहा, देखिए इसमें यह बहुत जरूरी होता है जब भी कोई जाकर के सियासतदान हमारे देश के या कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी करता है तो वो पाकिस्तान को हेडलाइन देता है, पाकिस्तान में खबर बनती है, ये जाता है मैसेज। खासतौर से वो मुल्क जो जमहूरियत को समझते नहीं है, चीन जैसे मुल्क, उनको डेमोक्रेसी नहीं समझ में आती, वो उनको लगता है ये तो इस मुल्क की कमजोरी है। देखिए ये क्या क्या अलग अलग किस्म से लोग बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है कि जब सियासत करनी है, इस पर बहस होनी है, संसद में बहस हो रही है या टीवी स्टूडियो में हो रही है, वक्त है उस पर करिए बहस। लेकिन कम से कम ये जरूरी होता है कि दुश्मन को हम ये मैसेज दें कि जैसे कि आपको याद होगा 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी जो है दुर्गा हैं, और ये कहा था आप नेता है, पूरा देश आपके साथ है। आज जिस तरह के हालात पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है और जिस तरीके से वहां पे हमको साफ दिख रहा है कि वहां की जो जमहूरियत है, नवाज शरीफ जो की सरकार है, उसकी क्या हालत हुई पड़ी हमको दिख रहा है। तो अब ऐसे उसके अंदर दूसरी बात, उनकी कश्मीर को लेकर के जो जिस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं, अब हम पूरी उसमें फौज हमारा अपना काम कर रही है, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि एक अवाम के नाते या एक मतलब सियासतदान होने के नाते, राजनीतिक दल होने के नाते हम लोगों को क्या कहना है, हमारी सिविल सोसाइटी को क्या कहना है। सब लोग एक आवाज में हैं, कुछ सियासी दल को छोड़ के। मेरा ये कहना, सारा हिंदुस्तान ऊपर से लेकर नीचे तक
पूरब से लेकर पश्चिम तक। मेरा ये कहना है ठीक है, पार्लियामेंट में इसमें बहस होती है, जरूर बहस करिए और अपनी बात कहिए, और अगर हमारी नीति गलत है और उसमें सुधार की आवश्यकता दीजिए। मैं सुधार आज आपके स्टूडियो में भी मांग रहा हूं, बताइए और क्या हम कर सकते हैं। कांग्रेस ने जहां पर 70 साल राज किया है, हो सकता है वो हमसे ज्यादा जानते हो कुछ मसलों में, बताइए, सुझाव दीजिए। अब ये कहना आपका कि हम सुझाव तभी देंगे जब हमको बुलाया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, अरे भाई सुझाव देश के हित में दीजिए ना, टीवी स्टूडियो में भी दीजिए, जी संजय झा, प्रधानमंत्री के सामने भी दीजिए, आप संसद में भी दीजिए, कहना चाहते हैं इसका जवाब लेकिन आप जो है पाकिस्तान को हेडलाइन दें और ये चीन को ये समझाने की कोशिश करें हमारा मुल्क कमजोर है, तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें तो देश आपके साथ नहीं है। जी संजय जी। हाँ, देखिए मैं इसको आलोक जी सियासत नहीं समझता हूं। जैसे तनेजा जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के पास अनुभव है, हुनर है, शैली है और तजुर्बा है कि किस तरीके से पाकिस्तान, जिसके साथ इतने हमारे साथ महायुद्ध हुए हैं, और तनेजा जी ये बात जानते होंगे कि 4 जो महायुद्ध हुए उस 3 बार हुकूमत में कांग्रेस पार्टी थी और हमने पाकिस्तान को पराजित किया। देखिए ये कहना कि हम आके सीधे आपको सुझाव दे, देखिए ये बात हम लोग सब जानते हैं कि एक मजबूत प्रजातंत्र में जो सत्ता में जो भी राजनीतिक दल होती है वो विपक्षों से बात करती है, कम से कम जो नाजुक जो विषय है जिससे भारत की सुरक्षा पर उसका एक तरीके से डायरेक्ट जिसका असर होता है, उस पर यदि आप बातचीत नहीं कीजिएगा तो हम लोग कहां बात करें। हम आपको इतना ही कहेंगे संक्षेप में कि देखिए आज जो हमारे नेताओं लोगों ने जो कहा वो हमारा दायित्व, हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपको ये बताएं कि आप कहां गलती कर रहे हैं। ये हम देश के हित में बात कर रहे हैं, इसको राजनीति में नहीं समझता हूं। और दूसरी बात, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो एक राजनीति है आलोक जी, वो यही, और उसमें आतंकवाद उनका एक हथियार है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, टेररिज्म वो हम पर हमेशा लगातार करते रहते हैं। हमने कितने बार आज आपके टेलीविजन चैनल पर भी जब बातचीत हुई है तो हमने कितने बार ये इस बात को दोहराया है कि आप कश्मीर को एक कानून व्यवस्था का एक समस्या मत समझिए, ये मसला और भी पेचीदा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज यदि पाकिस्तान कश्मीर को लेके एक इंटरनेशनल कर रहा है और सफल हो रहे हैं तो इस पर हमारे देश में हम सब लोगों को चिंता होनी चाहिए। तो मैं तनेजा जी के साथ ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने क्या चिकन बिरयानी ये सब कहा था। देखिए ये इस चीज के बारे में वक्त नहीं है। मैं इस आलोक जी में आपको कुछ कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रोग्राम में उसके बाद जो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि यू हैव हेल्ड अ वेरी गुड प्रोग्राम। जी तनेजा जी, आप 30 सेकंड में जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद और पैनलिस्ट। नहीं आलोक जी मेरा ये कहना है कि मैंने ये कहा कि पार्टी कांग्रेस का क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रही, उनके पास अनुभव है, मैंने इसके अनुभव के अलावा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करा। हमने 3 साल के अंदर पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पश्तू में जो काम किया है वो आप लोग, संजय झा जी माफ कीजिएगा, आप 70 साल में नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान के अंदर जो आज खौफ पैदा हुआ हिंदुस्तान को लेके, वो हमने वो खौफ पैदा करा है, उसी का नतीजा है। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ खुल करके सामने खड़ा हो रहा है? क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? वो हमारी वजह से नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि हमने कूटनीति में वो काम किया है। चाइना में ग्लोबल टाइम आर्टिकल लिख रहा है, चाइना में ग्लोबल टाइम एक अखबार आर्टिकल लिख रहा है, चीनी सरकार का वक्तव्य नहीं है, वो चीनी सरकार का वक्तव्य नहीं है। तो इसलिए जो मेरा ये कहना है कि जहां तक पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान एक नासूर है और नासूर का इलाज एक ही होता है, वो ही हम करेंगे। मैं उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता, हम वो ही करेंगे जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा ये कहना है जी, हमारे हम आकर के हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। सुन लीजिए, हमको संजय झा एक गुलाम नबी आजाद का जो वक्तव्य था वो गलत था, गुलाम नबी जी का जो वक्तव्य था वो गलत था, मौका भी गलत था। मेरा ये कहना है ऐसे बयानों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जी समय कम है, विवेक काटजू साहब कुछ बोलना चाहते हैं। काटजू साहब। देखिए, दरअसल बात यह है कि जब तक हमारा राजनीतिक वर्ग और हमारा सामरिक वर्ग पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद और उनकी सेना की बर्बरता को एक सामरिक चुनौती का दर्जा नहीं देगा, तब तक ये वाकया चलते रहेंगे। पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं। जी अब मेरे पास समय कम है और अब लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी एक सेकंड काटजू साहब खत्म करें। नहीं आप आराम, एक सेकंड आप बिल्कुल लें सर, खत्म करें बात, संक्षेप में खत्म कर दीजिए। देखिए दरअसल चीज ये है कि हम पाकिस्तान से जो चुनौतियां आ रही हैं उनको एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट
का मसला समझते हैं। आज उफान है देश में, बहुत क्रोध है, रोष है, कल ये ठंडा हो जाएगा, फिर गाड़ी उसी ढर्रे पे चलने लगेगी। अगर ये बदलाव नहीं आएगा इसमें, तब तक ये वाक्य होते रहेंगे, हमें ये सहने पड़े। जी, और बार बार खून उबलता रहेगा। कड़वा सच है, लेकिन ये सही है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहनी, आप भी संक्षेप में आप कुछ कहना चाहते हैं तो हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, आलोक जी, जो अभी आप लोगों ने मैंने बहस सुनी उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दो इश्यूज जो बहुत अहम रहते हैं, बोथ इंटरनली श्रीनगर और वैली की सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी, और वो ये रहेगा कि जो पॉलिटिकल वॉइस है वो नेशनल फ्रंट के ऊपर एक कॉमन होनी चाहिए और एक यूनिशन में होनी चाहिए। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए या एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए उस इशू के ऊपर। जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है वो बहुत अहम है, वो हर एक के लिए उतना ही अहम रहे जितना किसी वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो नेशनल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उधर वहां पर मैं चाहूंगा कि जो ये एट टाइम्स जो स्टेटमेंट्स कर देते हैं जिससे मिलिट्री पर्सनल उनके खुद की जो सहनशीलता है उसके ऊपर एक तरह से उंगली उठाई जाती है, वो थोड़ा सा ध्यान से देना चाहिए। और दूसरी चीज, मुझे कोई शक नहीं है कि जो मिलिटरीली हम कवर्ट ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या उधर इंटीरियर के अंदर जहां पर सिंध के अंदर, ऐसी चीजों की ज्यादातर डिस्कशन ओपन डोमेन में नहीं होना चाहिए। यस, ये कार्रवाई है और आई एम श्योर जरूर की जा रही है और इसके बारे में प्लान्स भी थे और जरूर एक्सिक्यूट हो रही है, बट साथ ही साथ हमारे को ये देखना पड़ेगा कि अपनी जो कैपेबिलिटी और डेवलपमेंट वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा हमारी तरफ उंगली उठा के देख ना सके। और उसके लिए ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि हम अपने आप को इतना दृढ़ बनाएं और इतना इकोनॉमिकली कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बनाएं कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। बट साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्शंस हैं उसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, बट उसकी जो डिटेल में या ओपन मीडिया के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन कम से कम होना चाहिए। जी, कमोडोर जीजे सिंह, आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट छोटे में रखिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि यूनिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मामला है, ये किसी पर्सनल पार्टी का या अपनी पार्टी का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी पॉलिटिकल क्लास है उसको एकजुट होकर टेररिस्ट बिल जो दिया है वो तो पास करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करे, हम नहीं करना चाहते। ये जो जिम्मेवारी होती है अपनी फ्रीडम की, अपनी सिक्योरिटी को हमें अपना सिर के ऊपर आप लेनी पड़ेगी। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे तनेजा साहब को ये सजेशन है मेरी कि जैसे आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को एक दे रखा है स्टेटस, उसको हटाना चाहिए। और ये जो दूसरे लोग वहां से बिजनेस करने आ जाते हैं, जैसे कि उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री वो कसूरी साहब आ जाते हैं, आके वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर चाय पीते हैं, बासित को बुला लेते हैं, अब्दुल बासित को बुला लेते हैं, फिर हमारे एक्टर जाते हैं, उनके एक्टर आते हैं, ये दिल है कौन के प्रोडक्शन शुरू हो जाती, ये हो जाती। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि हम समझते हैं कि जो नेशनलिज्म और देशभक्ति और सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, वो सिर्फ फौजियों की जिम्मेवारी है। ये फौजियों की जिम्मेवारी नहीं है सिर्फ के सैक्रिफाइस देते रहें और अपने देशभक्ति दिखाते रहें। ये हमारे जो एक्टर और ये दूसरे लोग नहीं हो सकता है कि फौजी कुर्बानी देते हैं इनको भी समझना चाहिए, अपने काम में वैसे ही लगा रहे जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरे पास वक्त नहीं है। शिवकांत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहता हूं, जरूरी है कि मीडिया जिस तरह से इस पूरे मसले को ले रही है, जो टेलीविजन स्टूडियोज में ऐसा लगता है कि वहीं से तोप चल जाएगी और वहीं से हमला हो जाएगा। सरकार पर इस तरह का दबाव पब्लिकली बनाना और उसकी रणनीति का हिसाब पब्लिकली मांगना कितना जायज है? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ राजनीतिक शिष्टता, वैसे तो राजनीतिक शिष्टता है ही नहीं, लेकिन शहीदों को लेकर के इतनी राजनीतिक शिष्टता होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में देखी जाती है कि शहीद अगर सैनिक हो जाता है तो उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी मुंह नहीं खोलती, सब चुप रहते हैं और सरकार के साथ खड़े होते हैं। मीडिया में भी लगभग यही होता है। मीडिया ये सवाल उठा सकता है
कि आपने अभी तक जो नीतियां अपनाई हैं वो नीतियां कितनी कारगर रहीं या नहीं रहीं, लेकिन ये करना कि साहब अब आप कब हमला करेंगे नहीं करेंगे, अब आपने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की, इतने बजे क्यों नहीं की, इतनी लंबी क्यों नहीं की, तो ये सब मुझे लगता है ज्यादा है और ये हमारे मीडिया की अपरिपक्वता का परिचायक है। मुझे लगता है इसको परिपक्व होने में टाइम लगेगा और मुझे लगता है वो टाइम आ गया है पाकिस्तान के मामले में कि मीडिया को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी शिवकांत जी, और हमने जो सवाल पूछा था कि क्या मोदी सरकार इस मामले में पाकिस्तान को करारा जवाब दे पा रही है, ट्विटर पर जो जवाब आए हैं उसमें 66% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये करारा जवाब नहीं है। लेकिन वो करारा जवाब क्या होगा, तो नेजा जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही होगा, माकूल होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जवाब होगा और वैसा ही होगा जैसा एक जिम्मेदार देश, एक जिम्मेदार लोकतंत्र अपने ऊपर हमला करने वाले किसी भी देश को, किसी भी दुश्मन को देता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम टेलीविजन स्टूडियोज में हल्ला मचाएं और उसका हिसाब मांगें कि यह कब होगा और कैसे होगा। लेकिन इतना समय हो चुका है कि भारत की जनता इस सरकार से, पूरी ताकत के साथ चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद रखती है कि अब उसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। आवाज अड्डा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। आज कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।